हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 फ्रॉम द टॉपिक पीरियोडिसिटी। लास्ट पार्ट तक, पार्ट 6 में मैंने आपके साथ डिस्कशंस किए थे रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल्स और सम गेन एंथैल्पीज, एटॉमिक रेडिया अपन ने पूरा डिस्कशन किया था। आफ्टर दैट इन दिट पार्ट हम लोग को डिस्कशन करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम अब कवर करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। सो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर जनरली डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है बच्चों कि एट रूम टेम्परेचर और यू कैन से एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको आप इन टर्म कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी को आप हमेशा डिनोट करते हैं डेल एच से, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो इस टर्म में पहले मैं बात कर रही हूँ आयनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बोला आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट IE प्लस 5/2 RT। ये फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। R यहाँ पर आपका क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या था, टेम्परेचर। अगर मैं आपके साथ बात करती हूँ किस केस में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, माइनस ऑफ EA क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज EA, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। द सेम थिंग, R इज योर गैस कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। दोबारा एक बार रिमाइंड करने के लिए मैंने आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा ब्रीफिंग की है, तो आपको ये याद रखने हैं ये दोनों फॉर्मुलेशंस एक दूसरे को कोरिलेट करने के रिस्पेक्ट में। किस किस के लिए मैं बात कर रही हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो क्या होगा, आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X। मैंने माना कोई भी एलिमेंट, अभी मैं किसी एलिमेंटल प्रॉपर्टी को लेके नहीं चल रही हूँ, सिंपली मैंने अज्यूम किया कौन सा, X। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X की क्या है, वो हमेशा इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस। मीन्स कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके नेगेटिव आयन के आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। आप कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन आयन है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक क्लोरीन आयन, मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन आयन। आयन जब भी मैं बोलूँगी तो आपको याद रखना है मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, आयनिक फॉर्म में, मीन्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं नेगेटिव के केस में आपसे बात करती हूँ तो आपको याद रखना है कि EA मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो जिसके भी रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात कर रही हूँ क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो आपको याद रखना है वो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट नेगेटिव आयन। क्लियर? इसी का वाइस वर्सा क्या होता है, जस्ट रिवर्स क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी आपको गिवन है वो इक्वल किसके हो सकता है, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट पॉजिटिव आयन। मीन्स कि आप आयनाइजेशन एनर्जी को प्लस और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ भी, या फिर आप इसका जस्ट रिवर्स बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आज हमको जो डिस्कशन करना है आपके साथ वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा कुछ भी नहीं है, इट्स जनरली एन अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with the gain of electron with the isolated gaseous atom। ये है important बात, हम किस में बात करेंगे, isolated gaseous atoms में। क्लियर? वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कब आपको मिलता है, कब वो इसके रिलेट कर रहे हो आप, जब वो एसोसिएट करता है किस वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के गेन की वजह से। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ, लेकिन किस में, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में। उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा डेल्टा H बेस में EG, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपके इसकी यूनिट जो होता है, यूनिट टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल पर मोल में।
It provides the measure of in case of an electron can be added to an atom forming a negative ion. यही बताया मैंने आपको चीज़ कि हमेशा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके इक्वल है, एक नेगेटिव आयन की फॉर्मिंग के अकॉर्डिंग. एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके साथ. देखिए, क्योंकि मैंने आपसे बार बार बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब भी डिस्कस करोगे तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम लेकर चलना है. सो मैंने यहाँ पर कोई एक्स एटम ले लिया और यू कैन से एक्स एलिमेंट मैंने वहाँ पर लिया. जैसे ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गेन, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो आप कहेंगे जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन गेन यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर किस तरीके का आयन बनेगा, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा. नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा किस स्टेट में है, सेम गैसियस स्टेट में. यही होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन ईदर बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. Though for many elements energy is released when an electron is gained by an atom. ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू द एलिमेंट. क्लियर. देखिए, मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेटा मैंने आपको दो ही कॉजेज बताए हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इट टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द नेगेटिव और द पॉजिटिव आयंस. मैंने आपको सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में आपको पहले ही क्लियर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और ले सकते हैं. किस लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए. तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको याद रखना है जब कभी भी आपका डेल्टा एच, क्या बोल रही हूँ मैं, डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी. और यहाँ पर क्योंकि मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो डिनोशन क्या होगा, डेल EgH. क्लियर. जब कभी भी ये लेसर देन ज़ीरो होगा, व्हाट आई सेड, लेसर देन ज़ीरो होगा, तो आपको याद रखना है कि आपका जो प्लॉट आएगा दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव. उसी को आप कहते हैं नेगेटिव गेन एंथैल्पी. जब ये नेगेटिव आएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए पिक्चर कि रिएक्शन वहाँ पर कैसी होगी, एक्सोथर्मिक. क्या होगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक. तो आप इस स्लो में देखिए, कोई भी रिएक्टेंट है A, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि रिएक्टेंट है आपका A, जब वो फर्दर वेरिएट करता है और आयन बना रहा है कौन सा, A नेगेटिव, एक आयन बना रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है और लेकर उसने क्या किया, आयन बनाया. वो जो आयन का फॉर्मेशन हुआ उस दौरान जो एनर्जी का रिलीज था वो आपने देखा किस टर्म्स में आ रहा था, नेगेटिव की टर्म्स में. और नेगेटिव की टर्म्स में आपको पता है कि डेल्टा एच इज ऑलवेज लेसर देन व्हाट, ज़ीरो. तो आपने कहा रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक. क्लियर. इसका मतलब ये है कि जब कभी भी डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो आपकी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी. याद रखना है, डेल्टा एच नेगेटिव तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इट ऑलवेज इंक्रीजेस. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट फॉर द पॉजिटिव. नेगेटिव के केस में तीन ही पॉइंट्स याद रखने हैं, डेल्टा एच लेसर देन ज़ीरो, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एनायनिक फॉर्मेशन होगा वहाँ पर. ओके. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जस्ट इसका रिवर्स बोल सकते हैं आप. रिवर्स में क्या होगा, जब आपका डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाए, लेसर देन ज़ीरो हो जाए. तो देखिए मीन्स पॉजिटिव. अब आप यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो एनर्जी है, दिस एनर्जी विद द रिएक्शन प्रोसेस, सेम कर्व की मैं बात कर रही हूँ. आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है, आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पे जो स्लोप आपको मिलेगा वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव. और ये जो एनर्जी गैप है, जो पहले वाले में आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज देखा था, और आप ये जो अब आपको दिख रहा है पॉजिटिव के केस में, वो जस्ट इसका रिवर्स है. तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जब पॉजिटिव में आपका आंसर आ रहा है स्लोप इन पॉजिटिव, देन यू कैन से इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कब वो एंडोथर्मिक होगा, कब वो एक्सोथर्मिक होगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ब्रीफ किया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. देखिए, आप यहाँ पर कहते हैं कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है.
नेगेटिव वाले स्लोप में आपने कहा था स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कह रहे एग्जाम्पल, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ बेटा आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मींस हमें जो रिएक्शन की बात करनी है वो किस फेज में बात करनी है, आइसोलेटेड गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में। आइसोलेटेड गैसियस एटम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ऐड किया तो आपने देखा क्या बना, A-1 सेम गैसियस फॉर्म में है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड हो गया तो डजंट मीन कि वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ ना ऑलरेडी कि ऐड होता है तो पॉजिटिव नहीं होता, आयन नेगेटिव होता है। तो आपने उस टर्म को कहा कि ये क्या है, इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, आपने रिप्रेजेंट कर दिया उसको EA1 से। पर मैंने क्या किया, फिर उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक और मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपने देखा यहाँ पर इसका जो रेशो था वो चेंज होकर क्या हो गया, A-1 से A-2। सेम प्रोसेस चल रहा है गैसियस फेज में। इस एनर्जी डिफरेंस को आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट फेज 2। अगेन मैंने एक और स्टेप कराया, थर्ड स्टेप, फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन जाएगा, A-3। बिल्कुल, ये देखिए आपका बना है यहाँ पर, और उस फेज को आपने कह दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एट फेज 3, ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है बेटा, वो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फर्स्ट केस में, मींस जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जब आप बात कर रहे हैं कि मैंने पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब निकाली है, दैट इज मस्ट और यू कैन से मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और you can say in terms of either exothermic or endothermic, but after the EA1 means EA2 or EA3 and so on up to your element limit, that is always positive. Clear? ये याद रखना है, that is very important from the exam point of view, so please note it down in your notebooks। और ये याद रखना है, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि EA1 first electron affinity change is either positive or negative, or you can say either exothermic or endothermic, but after EA1 means EA2, 3, 4, 5 and so on, they were always positive. Clear? In general, electron gain enthalpy becomes more negative when if you are going from left to right in a period। क्या बोल रही हूँ मैं, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आप अगर मूव करते हैं तो ये याद रखना है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, बिकम्स मोर नेगेटिव। जब आप कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जबकि ये क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी जब आप क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, देन इट इज ऑल्सो नेगेटिव बट इट इज लेस नेगेटिव देन अप टू द पीरियड एलिमेंट्स। सो however the variation in electron gain enthalpies does not show a perfectly regular trend along a period or a group with a number of exceptions. Clear? इसीलिए हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं वो हर चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है, मींस हर एक एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ पीरियड रो एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं कि लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो तो वो क्या होगी, मोर नेगेटिव, और अगर आप टॉप टू डाउन मूव कर रहे हो तो क्या होगी, लेस नेगेटिव। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, यही डिस्कस किया मैंने अभी, एंड कंसिक्वेंटली इट वुड बी ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। क्या मतलब है इसका, ये कह रहा है बेटा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आपका Z इफेक्टिव से जिसको मैं डिनोट करती हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऑलवेज इंक्रीज होगा जब आप लेफ्ट टू राइट, कहाँ, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है ये। सो
इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए उस छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजीली पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा पास है किसके, न्यूक्लियस के। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। सो आप ये कहते हैं कि ये जितना ज़्यादा इस न्यूक्लियर के क्लोजर है हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इजी है उसमें और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना, क्योंकि उसको क्या चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पर इस केस में आप बात करते हैं उन एलिमेंट्स के लिए कि वहाँ जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो आप देखेंगे कि Z इफेक्टिव जो है वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। अब ये देखो, अपन डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ को मैंने ये भी बताया कि अपन किस में डिस्कस करते हैं, किलोजूल पर मोल में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की जो आपके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ आपको लिख के दी हैं। अब मैंने वो लिख के क्यों दी हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। क्या ये वही है? हेलिना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम नहीं लिया है मैंने, हेलिना की रब से फरियाद वही वाला ग्रुप है। इधर मैं बात करूं ग्रुप 16 के केस में, तो तुम्हें याद आ गया होगा, उससे टीपो यानी कि उससे चीटिंग कर भाई, बताया था मैंने एग्जाम्पल याद करने के लिए। फिर कल बाहर आई कौन? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये हमें एज इट इज़ याद करने हैं। अब यहाँ पे जब एंथैल्पीज़ में रिलेट कर रही हूँ तो आ जाओ मेरे साथ, देखो यहाँ तुमने देखा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुमको दे रखी है -73। ये सारे की सारे नेगेटिव में तुम्हें दिख रहे हैं, इधर भी नेगेटिव में है, इधर भी नेगेटिव हैं, लेकिन जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं ना बेटा, वो आपके क्या हैं, पॉजिटिव में हैं, दिख रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +48 है। क्या है? +48 है, मीन्स सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है हीलियम। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि क्या इसको इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकता है। क्लियर? इसी के केस में नॉर्मल इनमें मैं बात करूँ, आप ये देखिए, फिर नियॉन की एकदम से रेज आउट हुई है 116, 96, 96, 76 एंड सो ऑन। इधर आपको एक चीज़ को रिलेट करना है, फ्लोरीन और क्लोरीन का केस देखो, ये दोनों मैं बात कर रही हूँ ग्रुप 17 में। कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप 17। 17 कौन सा ग्रुप है? फिर कल बाहर आई आंटी वाला। तो आंटी के ग्रुप में आप देखो कि कौन था, आंटी ने फिर कल पे टाल दिया, किसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। और उन्होंने बोला, जब उन्होंने कल पे टाल दिया तो बेटा किस बात के लिए टाला? और तुम उनके पास गए, उन्होंने कोई अच्छी सी आइसक्रीम बनाई थी, तुमने खा ली, एक दिन तुमने खाई, तुम्हें दोबारा मन किया, तुम दोबारा आंटी के पास पहुंच गए, आंटी हमें फिर से आइसक्रीम खानी है। उन्होंने बोला आज नहीं बनाई, कल आना तुम, कल मैं बेटा बना दूंगी। उन्होंने कल पे टाला, तो तुमने कल जाके क्या देखा कि कल जब तुम गए तो आंटी ने तुम्हें थोड़े से अमाउंट में आइसक्रीम ज़्यादा दी। क्यों दी? क्योंकि तुम्हें वो आइसक्रीम अच्छी लगी। बस ये रिलेट कर लो कि तुमने यहाँ पर आइसक्रीम अच्छी लगी, तो इसका डिफरेंस देखो, -328 से -349। क्या है डिफरेंस? -328 टू -349। तुमने देखा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 20-21 का रेजअप है, ये एक्सेप्शन है। इसीलिए मैंने इसकी एंथैल्पीज तुमको लिख के दी हैं कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स में फ्लोरीन और क्लोरीन इज एन एक्सेप्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, याद रखना है। क्लियर? इधर आ जाओ, ये देखो, अब इधर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। क्या बताया था मैंने? पीओ क्या होता है, याद होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन क्या कहलाता है? एक ही चीज मैंने तुम्हें बोली थी कि पीओ, पोलेनियम 210 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन, जिसकी डिस्कवरी भी अभी तक सिर्फ 2 लैब में ही हुई है। याद आया? नहीं भी आया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी लैब में या किसी मेडिकल पे जाके पूछने की
कि अंकल पोलेनियम दे दो मुझे आज, देगा भी नहीं क्योंकि होगा ही नहीं। आ जाओ, अब क्या था ये, उससे टीपो, ग्रुप 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब यहाँ डिफरेंस देखो, ऑक्सीजन कहता है मेरे पास -41 रुपये हैं, चलो उसके पास 141 रुपये हैं। सल्फ़र कहता है मेरे पास तो 200 हैं। सेलेनियम बोलता है मेरे पास 195 है यार, 5 रुपये और कम है तेरे से। टेलेरियम कहता है मेरे पास तेरे से भी 5 रुपये कम है भाई। इधर पॉलिनियम कहता है मेरे पास भले ही 174 है बट तुम सबसे खतरनाक हूँ, रेयर हूँ मैं, प्लस मेरे ये पैसे ना तुम सबको मार सकते हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, क्योंकि मेरे अंदर टेंडेंसी किस चीज़ की है, किलिंग टेंडेंसी, पॉइजन है ये ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर तुमको ये नहीं याद करना है कि कौन पॉइजन है, किसके पास पैसे ज़्यादा कम हैं। तुम्हें याद ये करना है, सिर्फ उस पैसे से रिलेट करो इस चीज़ को कि यहाँ जो सल्फ़र है इसके पास सबसे ज़्यादा पैसे थे, ऑक्सीजन के पास इससे कम पैसे थे। तो बस एक चीज़ याद रखनी है कि इनका जो ऑर्डर होता है इन जनरल, आपको पता है कि इसका ऑर्डर रहता है, क्या ऑर्डर रहता है, देखो इधर आओ, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। तो आपको पता है ये ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ पर इस ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज है, ये ऑर्डर नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। सी दिखाई है मैंने तुम्हें यहाँ, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर होगा सबसे ऑक्सीजन, ठीक है, देन ऑक्सीजन के बाद कौन होगा, पोलेनियम, देन टेलेरियम, देन सेलेनियम, देन सल्फर। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। क्लियर, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब देखो नेक्स्ट आओ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाले में इसमें आपको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज हो रहा है। तो आपने इन ग्रुप एलिमेंट्स को 16, 17 और 18 क्या इनका एक्सेप्शन था, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो चलिए अभी हमने लास्ट वाली टेबल में क्या है, मैंने आपको पूरी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दी सारी की सारी वैल्यूज़। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है। सिर्फ किस लिए की है, चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर वही हैं, सिर्फ मैंने आपको ये डिफरेंस बताया है क्योंकि हम कई बार क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं एलिमेंट्स देख के कि अरे यहाँ तो मैम ने टेबल में तो एलिमेंट्स ऐसे बताए थे लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंटेशन क्या है। सो सिर्फ ये थॉट क्लियर करने के लिए यहाँ मैंने आपको ये वैल्यूज़ पीरियोडिक टेबल फॉर्म में भी लिख के दी हैं। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली हैं क्या, ग्रुप विद देयर बॉन्ड एंथैल्पीज, और इससे अलावा तो कुछ है नहीं। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर आप जो वैल्यूज़ देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, एंथैल्पी की, डेल्टा एच ई जी, और किस में है, यूनिट कन्वर्जन अगर आप देखेंगे तो क्या है, किलो जूल पर मोल। होल ओवर आपको सारी की सारी वैल्यूज़ के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई जस्ट सिंपली पुट इट इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए नेक्स्ट, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को याद रखना है, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोला मैंने, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड इफेक्टिव से। क्या होता है वो, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन, डायरेक्टली टू द पॉजिटिव, इनडायरेक्टली टू द, और यू कैन से इन्वर्सली टू द नेगेटिव चार्ज आयन। ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं पहले वाले पार्ट से भी। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है एलिमेंट्स की, उनके पास फुल फिल और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होती है। नोट इट डाउन, क्या होती है, बहुत कम होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैम ज़ीरो के बराबर होती है, बिल्कुल होती है बेटा। फॉर दीज एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि बहुत कम होती है, या ज़ीरो आप कह सकते हैं, तो आप हमेशा ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में लिया है, NS1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन NP1, याद रखना है। और सेकंड में मैं बात करूँ तो NP2 इज ग्रेटर देन NP3, पता ही है आपको, पहले S आता है फिर P आता है, ठीक। नेक्स्ट आओ, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वेरिएशन में पहले आपको देखना है सेकंड पीरियड के अंदर। जब सेकंड पीरियड में बोल रही हूँ तो पहले तुम्हें क्लिक होना चाहिए कि सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन से आते हैं। ये नहीं सेकंड पीरियड मतलब सेकंड पीरियड किसका होने वाला है, कौन टीचर पढ़ाएगा या क्या, सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। याद है, याद आ जाने चाहिए। नहीं है याद तो मैंने तुम्हें बोल दिया चिपका दो दीवारों पे पन्ने पीरियोडिक टेबल लिख के। अब तुम्हें इसका ऑर्डर याद करना है। इसका जो ऑर्डर में जो एक्सेप्शन है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन ये कैसी रिएक्शन देते हैं, एंडोथर्मिक। कैसी देते हैं, एंडोथर्मिक। तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए ये किसी भी ग्रुप में इनका जो ऑर्डर रहता है वो किस तरह से रहेगा, नियॉन सबसे छोटा होगा, फिर उससे छोटा बेरिलियम होगा, फिर उससे छोटा नाइट्रोजन होगा, फिर आपकी सीरीज बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको पता है क्योंकि हैलोजन है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज गेनिंग टेंडेंसी है इसके पास, तो याद रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें भी। नेक्स्ट आओ, ग्रुप में मैं बात करूं तो थर्ड पीरियड एलिमेंट, कौन से, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चा हमेशा ज़्यादा होती है। मैं जितना इसको इंसर्कल कर रही हूँ मीन्स वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स से। क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ फटाफट से, मुझे याद होनी चाहिए अब तक। तो क्या होगी, मैच करो जो मैं लिखती हूँ, हीलियम 2s2 2p5, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, हीलियम 2s2 2p5 लिख सकती हूँ। और अगर मैं क्लोरीन से इसको रिलेट करूँ तो आप लिखेंगे नियॉन 3s2 3p5, लिख सकते हो, लिख दिया आपने। फिर क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज कैसा है, स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं सीधा इनसर्कल कर रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ को कि तुम्हें ये क्लिक हो जाए। याद रखना है कि रिलेट कैसे करना है, कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसका साइज कैसा है, स्मॉल। किसका साइज स्मॉल है, फ्लोरीन का। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर्स मोर रिपल्शन। अब क्योंकि गेन एंथैल्पी की बात चल रही है, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को कैसे भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके केस में, फ्लोरीन के केस में, क्यों, क्योंकि इसका साइज बोल रही हूँ मैं छोटा है, तो आप इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करोगे तो वो क्या फील करेगा, इसमें एक रिपल्शन टेंडेंसी आएगी। किस वजह से आएगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करने की कैपेसिटी ही नहीं है। तो आप देखिए, लेकिन मैं अब रिलेट करूंगी इसको किसके साथ, मैंने आपसे शुरू में ही बोला थर्ड पीरियड को सेकंड पीरियड से रिलेट कर रही हूं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया क्लोरीन। अब यहां पर आप देख रहे हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस वजह से डिक्रीज हो रही है, क्लोरीन का साइज जो है ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने, याद रखना है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखो हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सारे हैलोजेंस ही तो हैं, यही तो लिखे हैं मैंने। सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, क्या ये हैलोजेंस हैं, नहीं, सबको पता है, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस। अब तुमको यहाँ पर रिलेट क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलेट करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ। आ जाओ, देखो क्या होगा, क्लोरीन का साइज आपने पहले ही बोला, क्लोरीन का साइज कैसा होता है, बड़ा, तो क्लोरीन सबसे बड़ा है। क्लोरीन से छोटा कौन होता है, फ्लोरीन।
फ्लोरीन से भी छोटा कौन है? ब्रोमीन, और ब्रोमीन से भी छोटा कौन है? आयोडीन। नोटेड डाउन और रट लो, सीधा कॉज आता है। अब दूसरे पीरियड में मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि सल्फर का साइज सबसे बड़ा, सल्फर से छोटा कौन होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी छोटा कौन होगा? फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस से भी छोटा कौन होगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सिलिकॉन का। किसका बोल रही हूं मैं? सिलिकॉन का। सिलिकॉन से छोटा कौन है? कार्बन, देन फॉस्फोरस, देन नाइट्रोजन। आपने ओवरऑल रिलेट कर लिया इनको, इस ग्रुप में भी थे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लेकिन अगर जब मैंने नेक्स्ट पीरियड के साथ इसको रिलेट किया तो आपने क्या देखा? सिलिकॉन और कार्बन पहले आ जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि एन और पी शेल्स जो होते हैं बेटा, इनमें लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो हाफ फिल्ड होती है। किस वजह से? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हाफ फिल्ड होती है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? लो होती है, इसलिए ये ऑर्डर आएगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट मुझे आपके साथ डिस्कशन करना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को लेके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को आप रिलेट करते हैं, होता क्या है ये जनरली? ये होता है इन सिंपल, कोई दो एटम्स हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्या बोल रही हूँ मैं आपको? कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, किससे? अट्रैक्शन के द्वारा शेयर कर रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं एक बोन लेती हूँ, स्ट्रीट डॉग्स आप जानते हो, घर में भी डॉग्स हम रखते हैं। डॉग्स को छोड़ो, अपन अपनी बात कर लेते हैं। घर में कोई ऐसी चीज़ आती है या कुछ भी आपको जो इंटरेस्ट है खाने पीने में वो चीज़ घर में है, लेकिन आपने क्या देखा कि इसकी क्वांटिटी कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है। जैसे मैं और मेरा भाई के एग्जाम्पल देती हूँ, हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कुछ चीज़ों को लेके। मेरे केस में चॉकलेट्स को लेके ज़्यादा होती हैं। एक चॉकलेट थी फ्रिज में, मैंने मेरे भाई के साथ कॉम्प्रो कर लिया कि चल भाई हाफ हाफ खा लेंगे, बट 3/4 मैं खाऊंगी, 1/4 तू खाएगा। मेरे भाई ने पहले मेरे को बोला चल ठीक है बहन खा लेंगे, बट जैसे ही मैंने चॉकलेट मेरे भाई के हाथ में पकड़ाई ना, हम दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। सेम यहाँ पर बेटा आपको इलेक्ट्रॉन्स के साथ है सेम चीज़, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इन दोनों के बीच में क्या बनाना है? बॉन्ड। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना ले पूरी चॉकलेट तू ले जा खा ले, फिर तो लड़ाई होगी। तो ये भी ये कहता है कि मैं भी पूरे इलेक्ट्रॉन क्यों दे दूँ अपने, एक तू दे एक मैं दूंगा, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी काम की बात होगी, वरना मेरे को नहीं बनाना, कर ले लड़ाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। जब आप इक्वली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और उन शेयरिंग के दौरान जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? आइए देखो, अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? मैंने 2 एटम ले लिए, ए और बी, ए नेगेटिव स्पेशीज, बी पॉजिटिव स्पेशीज। कैसे? यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये क्या बना रहा है? नेगेटिव आयन। और जब ये डिसोसिएट हुआ है तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड खींच लिए। जैसे ही ये ए और बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड ले लिए। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड लिए तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। जब ये मोस्ट स्टेबल हो गया तो आप सीधे से कहेंगे कि अब ये अगर किसी के साथ नेक्स्ट बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड किसके साथ इजीली बना लेगा? जिसके पास कमी है। ठीक है, तो आपने यहाँ सीधा सीधा एग्जाम्पल दिया। अब रिवर्स कर दूं मैं कि बी ने, एक बार ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड ले लिए, एक बार बी ने दोनों अपनी साइड ले लिए, तो आपने सीधे कह दिया कि हाँ मैम इस केस में क्या होगा? बी की ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? कुछ भी कर सकते हैं ना, ले पूरी चॉकलेट तू खा ले या पूरी चॉकलेट मैं खा लूँ, उससे फ़र्क क्या पड़ा? यही फ़र्क देखना है आपको। आओ नेक्स्ट, सबसे पहले एटॉमिक साइज से रिलेट करते हैं अपन। एटॉमिक साइज के केस में मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के क्या होती है बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके?
एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स कि मैं आपसे कहती हूँ जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। यही तो आप कह रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं बॉन्ड बना रही हूँ, मैं एक एटम लेती हूँ HCl ले लिया मैंने। अब मुझे इनके बीच में, आपको पता है कि बॉन्डेड तो ये हैं, मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो आपको पता है जब कभी भी कोई एटम डिसोसिएट होता है तो वो दो तरीके के आयंस में ही डिसोसिएट होता है, दैट वन इज प्लस एंड अदर इज माइनस। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन था तो इन दोनों ने इक्वली शेयरिंग की थी इलेक्ट्रॉन्स की थी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है H और Cl के केस में कौन ज़्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी रखता है, ये कैसी टेंडेंसी रखता है, ईजी टू ज्वाइन। मीन्स इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। गेन कर सकता है किन के साथ, जो सामने वाला जो कैपेबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयर है उसके साथ। यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में, कि वो एलिमेंट ज़्यादा भारी होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके लिए, शेयर करने के लिए। नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अब फैक्टर्स की कुछ बात करते हैं। फैक्टर्स में पहला चीज़, अगेन द सेम थिंग, हर चीज़ में आपको एटॉमिक साइज ज़रूर रिलेट करना है और वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किससे रिप्रेजेंट करते हो, अब तो ये टर्म काफ़ी टाइम्स रिपीट हो चुकी है। Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हो और किस किस केस में देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे रिलेट की थी। एज पर देयर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। देख लो इस केस में आपको पता है कि मैग्नीज Mn मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इसका, +7, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 7 तक जाने की। आपने तीनों को रिलेट कर लो, कौन कौन से, Mn+2, Mn+4 एंड Mn+7। तो आपको पता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, शेयरिंग बोल रही हूँ मैं बार बार क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डील कर रहे हैं, किसकी होगी, Mn+7 की। ऑक्सीजन के केस में देखो O-2 छोटा है किससे, O-1 से, फिर ऑक्सीजन, देन +1 +2। क्लियर, याद रखने हैं ये सारे ऑर्डर्स बेटा, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। सेम आप आयरन से भी रिलेट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्या बोल रही हूँ मैं, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज ही होगी। बस एक चीज़ याद रखना है, परसेंटेज कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक छोटा सा टर्म है, हम डिस्कस करते हैं। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑलवेज डाउन द ग्रुप, व्हाट आई सेड, डाउन द ग्रुप इट ऑलवेज डिक्रीजेज। बहुत बार हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, बट बार बार आपको रिलेट में इसलिए करा रही हूँ कि आपको याद रहे किस पीरियड में, किस ग्रुप में। इन शॉर्ट फिर से बता रही हूँ कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, और पीरियड में, किस में बात कर रही हूँ अब मैं, पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कभी भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी बच्चा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ग्रुप में मैं बात कर रही हूँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट ऑलवेज इंक्रीजेस। क्लियर, देखो कितनी सुंदर टेबल है ये, है ना। अब ये देखो सारी पीरियोडिक टेबल अब तुम्हें याद आ गई होगी फिर से। एक तो कौन है ये, हाइड्रोजन, लिथियम, वीथियम, बताओ चलो। है लीना की रब से फरियाद,
कौन मांग रहा है पापा से स्कूटर या स्कूटी? बेटा मांग रहे हैं हमारे, बेटा मांगे कार स्कूटर, पापा रेडी, बाप राजी। फिर से वही कौन, मैंने क्या बोला, मुझे चांद सितारे नहीं चाहिए, मेरे को तो स्काई लेके आ, स्काई ला, दैट इज स्काई ला, नॉट आई ला, स्काई ला। टीजर हफ, सारी मूवीज आने से पहले उनके टीजर्स देखते हो? टीजर हफ, एक बार रिमाइंड करा रही हूं फिर से। फिर वी नबता, वैनिडियम, नायोबियम और टेंटेलम। फिर कर मूव, बादशाह का गाना तो याद ही आ जाता होगा, शी मूव इट लाइक, तो कर मूव। फिर क्या है ये मन टकरी, तुम्हारा मन घूमता रहता है ना इधर उधर, ध्यान कहाँ है, मन टकरी। ये कौन है? फिरोज। किसका दोस्त है फिरोज? पीरियोडिक टेबल का दोस्त है फिरोज। कौन से ग्रुप का है? 8th ग्रुप का है फिरोज। 9th ग्रुप में कौन है? कौन रहे यार इधर, हर दिन पढ़ना पड़ता है इधर रह के ना। कौन से ग्रुप में पढ़ना पड़ रहा है मुझे? 9th ग्रुप में। मेरे को नहीं पढ़ना, नी पढ़ पट। 10th, ये देखो नी पढ़ पट। जब सुनते नहीं है पापा घर पे तो मम्मी क्या बोलते हैं? क्यों एजी हो? सुनते नहीं हो, क्यों एजी? और फिर 12th ग्रुप में जन सड़मर, नहीं पढ़ना तुमको, कुछ भी करो, जन सड़मर। फिर तुम्हें ये वाला ब्लॉक, कौन कौन से थे ये याद हो गया होगा? एस ब्लॉक। अब इसके बाद हमें एस ब्लॉक ही स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने दोबारा से एक बार ये पीरियोडिक टेबल तुम्हें बना के दी है कि फिर से तुम अपनी दीवारों पे लगा दो, वॉलपेपर्स लगा लो, कुछ भी लगा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है कहाँ लगा रहे हो। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए अब जब मैं एलिमेंट्स बोलूँ, क्योंकि 5 से 6 बार बता चुकी हूँ अब मैं। पी ब्लॉक क्या था ये? बैंगन आलू गाजर इन, किस में लाते हो सब्जियां? थैले में। बैंगन आलू गाजर इन थैला। सीता जी क्या कह रही हैं प्रभु से कि मेरी सुन लो? कहें सीता जी सुनो प्रभु। कौन किसको कह रहा है? सीता जी कह रही हैं बेटा। ये कौन है? मैच शुरू हो गया ना फिर से IPL, सारे के सारे बिक गए, सारी टीम्स बिक गई, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और ये क्या है? उससे टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तू उससे चीटिंग कर ले यार, मेरे को पेपर करने दे। और ये आपकी फेवरेट कौन? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। कहाँ से बाहर आई आंटी? अपने घर से। और तुम अपने रूम से, और रूम से कहाँ? क्लासरूम तक पढ़ने के लिए। अब मैंने यहाँ पर ये सब क्यों एक बार तुम्हें याद करा दिया, ये एलिमेंट्स। अब आ जाओ, रिलेट करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले देखो, ये जो तुम्हें पिंक कलर के ब्लॉक में दिख रहे हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, क्या अटेंडेंस ले रही हूँ क्या मैं तुम्हारी? 5 6 एंड 7। ये जो 7 एलिमेंट्स हैं याद रखने हैं दिमाग में। ये 7 एलिमेंट्स पिंक कलर में इतनी सुंदर पीरियोडिक टेबल में, ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा 1 से कम होती है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होगी। दूसरी चीज़, ये जो है आपका सीजियम, इसकी सबसे कम होगी। क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन यही आता है, among which of the following which has the least electronegativity in the group 1। तुमको क्या पिक करना है? सीजियम देख लेना है, जहां CS लिखा हो, सीजियम लिखा हो, आंख बंद करके टिक मार देना है, स्मॉलेस्ट। अब इधर आओ कुछ एलिमेंट्स देखो, ये टेक्नेशियम, ये रुबेडियम, कोई मतलब नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सीरीज़ में याद करो कि कैसे यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? NBMOTC 6 8 9। कैसे याद करोगे? 7 बीच में गायब कर दिया, स्किप हो गया, 6 8 9 याद हो जाएगा, क्योंकि किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन। तो पॉइंट ये तो आपको पता ही है कि 1 पॉइंट, 6 8 9 इस तरीके से याद करनी है आपको। सारे एलिमेंट्स की बेटा गिवन है। अब जो मेजर चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि अगर मैं तुमसे एक छोटा से रेक्टेंगल फॉर्म में बात करती हूँ, आपको ये याद रखना है, ये जो आपका लीस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इस कोने वाला मतलब फ्रेंशियम। कौन है यहाँ पर?
फ्रेंशियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। कितनी होती है? 0.7। और इस ग्रुप में इधर आ जाओ, कॉर्नर पे मैंने डायगोनल बनाया है, ये डायगोनल हाई मोस्ट, टॉप मोस्ट, यहां कौन होता है आपका? फ्लोरीन। इसकी क्या होती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0। F2F, बट F2F दोनों फ्लोरीन नहीं है, एक फ्रेंशियम है, एक फ्लोरीन है। ये देखो, फ्रेंशियम टू फ्लोरीन, ये याद रखना है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? आ जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम एंड फ्रेंशियम आर इक्वल because from cesium to francium only shell increases but nuclear charge increases by 32। कोई मतलब नहीं है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज पे, सिर्फ इतना याद रखो कि हाँ दोनों की इक्वल होती है। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया, आंख बंद करके टिक करना है, सीजियम स्मॉलेस्ट होता है क्योंकि उसका शेल जो है, सीजियम से फ्रेंशियम की तरफ आप बढ़ते हो तो एक शेल बढ़ गया ना, तो फ्रेंशियम की सीजियम से तो ज़्यादा ही होगी, फिर वो चाहे कितने ही पॉइंट के वेरिएबल में हो, तो स्मॉलेस्ट तो सीजियम ही रहा। बस ये याद रखो, क्योंकि एक शेल भी बढ़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वहाँ पर बैलेंस हो जाता है, किसकी वजह से? नंबर ऑफ शेल्स की वजह से, लेकिन सीजियम ही सबसे छोटा होगा। समझ गए? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा होती है। स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, मार्क आउट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोला है इधर? तो नेगेटिविटी, इधर एफिनिटी। ये सीधा कॉज है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज इसी में होते हो, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रहा होता है, सामने वाला तुमसे एफिनिटी के क्वेश्चन पूछ लेता है। याद रखना, नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है जबकि एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। समझ गए? सो चलिए आइए देखियो, अभी हमने लास्ट पार्ट तक डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, थर्ड पॉइंट तक हमने यही सारी चीज़ डिस्कस की। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? थर्ड ए ग्रुप में। पहली चीज़ तो याद क्या रखना है, ग्रुप कौन सा है? थर्ड ए ग्रुप। ये देखो, अब यहाँ एक चीज़ और याद रखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? किस एस्पेक्ट से? क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक चेंज वेरिएशन देखने को मिलेगा। वो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू थर्ड ए ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रही हूँ तो इरेगुलर हो जाती है। क्या कह रही हूँ? इट इज इरेगुलर। और कब? जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। आप पहले तो मुझे बता दो कि थर्ड ए ग्रुप तुम्हारे दिमाग में याद आया भी है या नहीं, कि थर्ड ए ग्रुप था कौन सा? याद आया? आप मांगते हो हमेशा चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और मैंने क्या कहा था पीरियोडिक टेबल में? चांद सितारे मत लेकर आ, सिर्फ स्काई ला। तो ये ग्रुप है वही वाला थर्ड ए ग्रुप। स्काई ला, और ला में कौन थे? लैंथेनम से लुटेशियम, और यहाँ आ जाता है एक्टिन। ये ग्रुप था। अब इसमें मैं कह रही हूं कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इरेगुलर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? चलो यहां तक तो मैं मान लेती हूं कि देयर इज सम सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि एक एक एलिमेंट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इस ग्रुप में मैं बात करूं या फिर इस ग्रुप में भी मैं बात करती हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना बेटा, यहाँ एक एक सिंगल एलिमेंट को आप ले रहे थे तो आप इजीली डिफरेंस बता पा रहे थे। लेकिन यहाँ अब ग्रुप है एलिमेंट्स का, लैंथेनम की खुद की एक सीरीज है, एक्टिनाइड की खुद की एक सीरीज है, तो आप कहेंगे यहाँ आते ही इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए ठीक है। अब इसका जो मेन रीज़न है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इरेगुलरिटी, ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लिख लीजिए, दिमाग में रट लीजिए कि इसका बेसिक मेन रीजन क्या है। बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आप इन द थर्ड ए ग्रुप सीरीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको इरेगुलर देखने को मिलती है व्हाइल यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, और कई बार ये पूछा भी गया है, स्ट्रेट क्वेश्चन है कि जो गैलियम है, Ga से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से हमेशा ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? क्या कह रही हूँ मैं? आई रिपीट इट अगेन, गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। और रीज़न क्या है?
ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। आ गई बात यहां तक समझ में? अभी देखो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को लेके ही सारा डिस्कशन चल रहा है, तुम्हें अच्छे से याद हो गए हैं अब तो ग्रुप्स भी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। अब हम उन सारे ग्रुप्स के बारे में ही एक एक 1 to 1 डिस्कस भी कर रहे हैं, तो हमें एक एक पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलना है। यहाँ इस पॉइंट में मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए टिक किया है क्योंकि यहाँ सीधा क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें। किसका क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन फॉर द नीट, नोट फॉर द नीट। तो अब मैं कह रही हूँ, अगेन आई रिपीट इन द एंड, थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ आपको जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, और इरेगुलरिटी का रीज़न क्या है? ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। क्लियर? और गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। फिर मैंने आपको स्काइला के थ्रू भी ये पूरा क्लियर कर दिया कि यहाँ तक बात समझ में आती है सिंगल एलिमेंट के केस में, लेकिन जैसे ही आप एलिमेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रुप सीरीज एलिमेंट्स आ गई, तो इरेगुलरिटी होप सी बात है, ऑब्वियस है कि इरेगुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम कॉज है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। आपको सबको पता है मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? लो होती है, पढ़ते आ रहे हो, और नॉन मेटल्स की हाई होती है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेटालिक करेक्टर होगा वो हमेशा ही डाउन द ग्रुप, व्हाट आई सेड, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो कि व्हाट आई सेड, डाउन द ग्रुप इट ऑलवेज व्हाट इंक्रीजेज। मेटालिक के केस में बात कर रही हूं मैं, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इज ऑलवेज इंक्रीजेज, लेकिन जब डाउन द ग्रुप तो वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है पीरियड में क्या होगा? जस्ट रिवर्स, डिक्रीज हो जाएगा। लो लिख सकते हो, इन शॉर्ट लिख दो, डाउन द ग्रुप तो आपने बोल दिया इंक्रीज हो रहा है, अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या कहती है? जब कभी भी डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्डेड एटम्स के बीच में इंक्रीज होगा, व्हाट आई सेड, जब बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस जो है एटम्स के बीच में इंक्रीज होगा, क्या? तो आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ हमेशा ही वहां पर डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द बॉन्डेड एटम्स इफ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ वहां पर क्या होगी बच्चा? हमेशा ही डिक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? सो आप ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। एक एग्जांपल ले लें, देखो एग्जांपल में मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड्स। दिख रहे हैं आपको? अब आपको बार बार पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने एटॉमिक साइज से भी रिलेट किया था। आपने कहा था मैम फ्लोरीन बड़ा था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पर मैंने क्या नया चेंज कर दिया? बॉन्ड ही तो बनाया एक, और वो बॉन्ड किससे बनाया? हाइड्रोजन के साथ। तो दिक्कत कहाँ है? सेम चीज़ आएगी। सबसे बड़ा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। कैसे? अब आपको चेंज क्या कर देना है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड। अब देखो ये दो साइंटिस्ट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए थे, ये मिस्टर शूमेकर एंड स्टीवनसन लॉ। याद है इनकी वैल्यूज़ लिखवाई थी लास्ट वाले सेक्शन में, और उसमें मैंने आपको दो वैल्यूज़ लिखाई थी, एक तो 0.9 के साथ, एक 0.7 के साथ। वही है ये जनाब। ये जनाब कहते हैं अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का जो डिफरेंस है ना, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल बढ़ रहा है, तो ये कहते हैं कि उनकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। मैं नहीं कह रही हूँ, ये दो जनाब आए शूमेकर एंड स्टीवनसन, दो दोस्त, इन्होंने कहा कि अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ए और बी
ज़्यादा है तो वो कहते हैं कि उसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, क्यों भाई? देखो, क्योंकि जो उनका रिडक्शन होगा ना बेटा बॉन्ड लेंथ में, वो हमेशा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, और वो डिफरेंस आप बार बार पढ़ रहे हैं कि बॉन्डेड एटम्स के बीच में ही है। तो इन्होंने उसको बस एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया, और वो फॉर्मूला क्या दिया इन जनाब ने, दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया, वो था DAB। AB आपके दो बॉन्ड्स हैं, कोई दो एटम्स हैं, उनके बीच में आपने बॉन्ड बनाया, तो आपने कहा RA प्लस RB। RA क्या है? रेडियाई ऑफ एटम A एंड रेडियाई ऑफ एटम B, माइनस 0.09, और ये क्या है? XA माइनस XB। बेटा ये है इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है ये? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस। क्लियर? बस, तो इन्होंने इसको कर दिया सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट। ये है आपकी रेडियाई एंड दिस इज योर डिस्टेंस। आ जाओ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनका फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं अपन। मान लो तुम्हें बॉन्ड लेंथ दी हुई है 1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग F2 एटम के लिए, और H2 एटम के लिए दी हुई है 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है H और F के बीच में। क्या निकालना है आपको? बॉन्ड लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। अब सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मूला लिखो। क्या था? D। अब हमने वहाँ पर AB की जगह कौन कौन से दिए हुए हैं? H और F। DHF रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एटम प्लस रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकती हूँ मैं। माइनस क्या होगा? क्या थी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू? 0.09 मेंशन कर दिया, और फिर हमें से मल्टीप्लाई किससे करना है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आप जिसको कह रहे हैं। ये देखो, तो आप कह सकते हैं कि आपने RF की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपको 1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग गिवन है। तो आप जब RF की वैल्यू निकाल रहे हो रेडी फॉर्म में, तो आप क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 2 कर दो। निकाल ली आपने फर्स्ट वैल्यू 0.72 आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा आपको क्या गिवन है? H2 की बॉन्ड लेंथ कितनी? 0.74। कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो ये भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंगल के लिए। ये भी आपने आइडेंटिफाई कर ली। डिवाइड कर दो 0.74 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा कैलकुलेट करके? 0.37 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब क्या निकालना है आपको? बॉन्ड लेंथ निकालनी है। किसकी? H और F के बीच में। सीधा सीधा ये जो वैल्यूज निकाली फॉर्मूले में रखो। पहली क्या थी? 0.72 प्लस 0.37 RH के लिए, माइनस 0.09 न्यूमेरिक वैल्यू जो अपने को गिवन है, और यहाँ पर आपने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पुट कर दिया। कर दो, सॉल्व कर लो इसको पूरे को। वैल्यूज मैंने रख दी तुमको, सॉल्व करो, आंसर निकालो। आंसर कुछ ये आना चाहिए 0.919 आर्मस्ट्रॉन्ग के अराउंड। सिर्फ अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में रखना मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे इसको पुट करना है, किस तरीके से वेरिएशन देखना है। क्लियर? कौन थे ये दो? शूमेकर एंड स्टीवनसन। जूते नहीं बनाता था वो, नाम था उसका शूमेकर। आ जाओ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं आपसे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में आप कहते हैं अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। बट डाउन द ग्रुप, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, आपस में कोरिलेट भी होंगी, इंटरलिंक भी होंगी, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या देखते हैं आप? बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। अलोंग अ पीरियड तो आपका क्या हो रहा था? एसिडिक नेचर, बट डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इज इंक्रीजेस। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ले लिया मैंने एलिमेंट्स। इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इधर से जब इधर चल रहे हो, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड अब मूव कर रहे हैं, तो आपने देखा एलिमेंट्स आपके कौन से फॉर्म में है? बेसिक। लेकिन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है? एसिडिक। यही कह रहा है पीरियड में। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। जबकि डाउन द ग्रुप आपने देखा कैसा कौन सा नेचर बढ़ रहा है? बेसिक नेचर। और इन बिटवीन एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके? एम्फोटेरिक।
मतलब आपने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो डिस्टेंस होता है एलिमेंट्स का और ऑक्सीजन का इंक्रीज होता है बेसिक कैरेक्टर के इंक्रीज होने के साथ। बिल्कुल यही कहा मैंने। क्या कहा? लेफ्ट टू राइट में मूव कर रही हूँ, ये मेरे एलिमेंट्स हैं NO2, ZNO, K2O। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहां पर आपने क्या बोला है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। कौन कौन से एलिमेंट्स? वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट दिया है जिंक और ऑक्सीजन, इनके बीच में अगर आप रिलेट करोगे तो एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पे आपने बॉन्डिंग कर दी ना बेटा, वहाँ आप सिंगल एलिमेंट को ले रहे थे तो आपने बोल दिया अमंग अ पीरियड ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ तो आप बॉन्ड करके देख रहे हैं तो आपने बोला ऑक्सीजन और उस एलिमेंट के साथ, तो वो क्या होगी? डिक्रीज होगा। अब एक वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। जब कभी भी डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो याद रखना Z इंक्रीज होगा हमेशा, और वो Z न्यूक्लियर चार्ज है और Z इफेक्टिव हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कौन कांस्टेंट रहेगा? Z इफेक्टिव। मैं पहले बात कर रही हूँ आपके साथ ग्रुप में, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल ओवर डिक्रीज हो जाएगी जब कभी भी आप पीरियड में डाउन मूव करेंगे। देखो इन शॉर्ट, पीरियड में ग्रुप में आप टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो याद रखना है, क्योंकि Z इंक्रीज हो रहा है, Z इफेक्टिव जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको पता है एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ये बात कही मैंने आपसे इन अ ग्रुप। पीरियड में मैं बात करूं आपसे तो आपको याद रखना है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, क्या कहा मैंने? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो याद रखना है कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बढ़ेगा तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होगी। जस्ट रिवर्स कह रहे हैं आप उसको, तो होल ओवर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्लियर? आ जाओ, अब एक स्केल देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक जनाब आए मिस्टर पॉलिंग, नाम तो सुना ही होगा, वो वाले लगते हैं ना ये, पॉलिंग। ये कहते हैं, पूरा नाम है इनका लीनियस पॉलिंग। लीनियस पॉलिंग इन्होंने बोला, इन्होंने एक मेथड आइडेंटिफाई किया था बेटा, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को रिलेट किया था। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला ला दिया सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करके, और उन्होंने क्या कहा कि डेल, पॉलिंग स्केल में आप इसको डिनोट करते हैं डेल से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए x a माइनस एक्स बी। क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0.208, ये न्यूमेरिक वैल्यू उन्होंने दी, होल ओवर अंडर रूट E a माइनस बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स, माइनस फॉर बॉन्डेड एटम A एंड A इंटू बॉन्डेड एटम B इंटू B। अब आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये याद रखना है कि पहली चीज़ तो ये क्या है, EAB जो डिनोशन है बेटा, ये है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड। क्लियर? दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब कभी भी आपको वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है? 0.208, तो आपको याद रखना है कि कैलकुलेशन होगी किलो कैलोरीज में। किस में कैलकुलेशन होगी? किलो कैलोरीज में। और अगर वैल्यू में कन्वर्जन सिर्फ इतना है कि उन्होंने यहाँ पर जो आपका ये टर्म था, यहाँ पर वैल्यू होती है 0.1017, तो आपका डिटर्मिनेशन है किलो जूल पर मोल में। वो थी किलो कैलोरी पर मोल
और ये है किलो जूल पर मोल। बाकी का फॉर्मूला इज सेम, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कोई सा भी डेटा दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर 0.208 वाला है तो किस में वैल्यू है और ये है तो किस में है। एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर व्हाट दिस गिवन है 104, 58 एंड 100 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। अब पहले यूनिट देख लो किस में दी हुई है, किलो कैलोरी में दे रखी है ना, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है 0.208 वाला। तो हमें पॉलिंग स्केल निकालना है, निकाल लेते हैं। और आपको ये भी गिवन है कि XH यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन का दे रखा है, कितना है 2, फॉर्मूले में रखो। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पुट फॉर्मूला लिखो। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, किलो कैलोरी वाला। मीन्स डिनोशन क्या होगा 0.208 होल ओवर अंडर रूट, कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 100 माइनस इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 104 H की, और Cl की कितनी गिवन है 58 इंटू 58। मैंने एक और अंडर रूट जो था डबल अंडर रूट वो हटा दिया, इसलिए यहाँ पर 1/2 आ गया। अब बेटा मैंने मान लिया कि ये कंप्लीट वैल्यू क्या है आपकी x है। आप सॉल्व करोगे ना घर पे बैठ के, मैथ्स तो आप सारे जानते हो। और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2, तो क्या हो जाएगा 2 + x, ये जो भी वैल्यू आती है आपकी, तो होल ओवर आंसर आपका कितना आएगा 3.17। कर लेना, मैथ्स तो तुमको आती है, सॉल्व करना इसको। नेक्स्ट स्केल मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल कहता है, बस आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होल डिवाइडेड बाय 2। ये मोलिकन स्केल, उन्होंने अलग फॉर्मूला दिया पॉलिंग ने, ये मोलिकन जनाब आए, इन्होंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तब। ठीक है भाई। फिर इन्होंने भी यूनिट टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन किया। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गिवन है, व्हाट आई सेड, व्हेन द वैल्यू इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो हमेशा आपको डिवाइड करना है बेटा 5.6 से। क्लियर। अगर वैल्यू आपको गिवन है किलो जूल पर मोल में, तो फॉर्मुलेशन में आपको डिवीजन देना है 540 से। ठीक है। और आपको किलो कैलोरीज में है तो आपका डिवीजन होगा 139 से। ये यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ये इन्होंने सीधा सीधा पुट ऑन किया था, क्योंकि अपन को चेंज कन्वर्जन्स तो अपन को आते हैं, अपन ने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन यहाँ वो कन्वर्जन्स नहीं है। इन्होंने होल ओवर इंटीजर्स वैल्यू दी थी 540 एंड 139। नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काय, आप इसको डिनोट करते हैं काय से, ऐसे ही तो लिख रहे थे AB, can be regarded as the average of the ionization energy and the electron affinity of an atom। क्या यही कहा था, chi is equals to ionization energy plus electron affinity whole by 2। So this is your electronegativity in Mulliken scale। एक और स्केल अपन को पढ़ना है, that is Eldred-Rorschach scale। नाम अच्छा है ना इनका, Eldred-Rorschach स्केल। फरारो रोशर चॉकलेट तो सबने खाई है, ये वही जनाब मान लो, चलो है नहीं ये वो। फिर ये कहते हैं ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मींस Z इफेक्टिव। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अगर इसके केस पे पूछ ले, आपको बोलेगा, वो मेंशन करेगा कि Eldred-Rorschach स्केल के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है 3590 इंटू Z इफेक्टिव, उसकी वैल्यू गिवन होगी, होल अपॉन R कोवेलेंट। ये COV बेटा आपका कोवेलेंट है, R रेडियस इन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पिकोमीटर स्क्वायर्स में आपको निकालनी है, प्लस 0.744। ये फॉर्मूला याद रखना है, सेम वैल्यू आएगी, सारी चीज़ें गिवन होंगी, पुट कर दो फॉर्मूले में, आंसर निकाल सकते हो। अब जब कभी भी कन्वर्जन कराए, किससे किस में, Eldred-Rorschach स्केल से पॉलिंग स्केल में अगर कन्वर्जन कराते हैं, कई बार पूछ लेता है वो आपसे क्वेश्चन, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करना है। और फॉर्मूला क्या है, एक्स पॉलिंग, ये क्या है साई, वो काय आपका, और वो किस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है पॉलिंग के केस में, तो आपको पुट करना है 0.359 इंटू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका है अपॉन R जो आपकी रेडियस है उसका स्क्वायर, प्लस 0.744।
अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये होल ओवर पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्टाइज फॉर्म बता रही हूँ। क्या कहा था मैंने, जब कभी भी आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है, बढ़ेगी। लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर्स और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के केस में मैं बात करूं तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स तो इंक्रीज होंगे और मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम नॉट टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है जबकि एटॉमिक रेडियाई क्या है, कम हो रही है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनली तो थे, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही तो पढ़ते आ रहे थे। सेम ऐसे एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख सकते हो, इधर आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एक और क्वेश्चन देखो, आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, किस में बात कर रहा है, डिक्रीजिंग बेसिक नेचर किसका, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, इनके रिस्पेक्ट में। देखो, द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होगा, जब आप ग्रुप में डिसेंडिंग मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा बेटा, कैटायंस का साइज, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन मूव कर रहे हैं तो वहां पर कैटायंस का साइज क्योंकि बढ़ता जाएगा, इस वजह से इनके फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोक्साइड्स के केस में बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो आप सीधा सा जो आपको दिए हुए पुट कर सकते हो, सबसे बड़ा कौन होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, किसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में, क्या, Al2O3, SiO2, P2O3 एंड SO2। इसका कॉज क्या है, क्योंकि पीरियड में एसिडिटी जो है ऑक्साइड्स की वो इंक्रीज होती है, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे थोड़ी देर पहले ही। तो आपको पता है किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ना एलिमेंट्स का, वो बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है, इस वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है। तो आपको इसको सीधा सीधा पुट करना है, क्या होगा, Al2O3 एंड दिस, क्लियर। ओके बेटा, आज हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एंड पूरा पीरियोडिसिटी का पार्ट जो है अब तक ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट में मैं कुछ आपको ट्रेंड्स बताऊंगी, कुछ जो केमिकल पूरी पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स हैं एक शॉर्टाइज फॉर्म में। आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो तब तक सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लिंक करना आना चाहिए जब मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूँ आपके साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।